मैं वुमेन मेंटर के प्रोग्राम में आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलाना चाहता हूं जो न केवल यंग गर्ल्स के लिए इंस्पायरेशन है, वरना बजाय इसके कि मैं कहूं कि यंग गर्ल्स पूरी महिला समाज के लिए वो एक प्रेरणा की स्रोत हैं। और ऐसी शख्सियत को मैं आपसे मिलाऊंगा जो वर्ल्ड पीस एम्बेसडर हैं, जो IFBB प्रो फिगर एथलीट हैं, जो IFBB प्रो लीग की इंटरनेशनल जज हैं, वो राइटर भी हैं, वो कॉलमिस्ट भी हैं, एंड शी इज नन अदर देन डॉक्टर रीटा जयरथ। डॉक्टर रीटा जयरथ जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप की एक बहुत अच्छी और बहुत ही संघर्षमयी जर्नी रही है इस मुकाम तक पहुंचने में। जहां तक मुझे पता है आपके बारे में कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ, आपकी बेसिक एजुकेशन दिल्ली में स्टार्ट हुई, फादर आपके एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में होने की वजह से उनका इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्लेसेस में पोस्टिंग होती थी। आपको उनके साथ परिवार को जाना होता था। आपकी एजुकेशन मद्रास में हुई और भी कई स्टेट्स में हुई और अल्टीमेटली ग्रेजुएशन आपकी दिल्ली से हुई। तो मैं कहूँ कि दिल्ली की लड़कियां दिल्ली में जन्मी, दिल्ली से ग्रेजुएट हुई और फिर आप विदेशों तक गई। तो ये एक ऐसी जर्नी है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को आज हमारे इस स्टूडियो में शेयर करें, NYU न्यूज चैनल के माध्यम से देश की तमाम लेडीज को अपने बारे में बताएं, ताकि उनको एक शिक्षा मिल सके, उनको एक प्रेरणा मिल सके कि कैसे एक लड़की अपने बलबूते पर फर्श से अर्श तक पहुंच सकती। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में ये जो बॉडी बिल्डर बनने का जो ख्वाब या जो इच्छा या जो आपके अंदर एक जिज्ञासा हुई, ये कब हुई? किस एज में आपको लगा कि आपको रेसलर नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, आपको खो खो प्लेयर नहीं बनना है या चेस प्लेयर नहीं बनना है, आपको बॉडी बिल्डर बनना है? ये चीज आपके अंदर कहाँ से और कब महसूस हुई? थैंक यू मुझे अपने शो पे आमंत्रित करने के लिए। एक्चुअली मैं बचपन में तो मेरे फादर एजुकेशन में थे और हम लोग बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड थे, तो कभी वाकई में हमने ऐसा नहीं सोचा था। मेरा जब बेटा ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में हो गया था, तो उसके बाद उसको अनफॉर्चुनेटली वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उसको बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। तो उसको पहले तो ये भी था कि शायद वो बोल भी नहीं सकेगा, ऐसा डॉक्टर्स बोलते थे, लेकिन उसको हमने बहुत स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी और ऐसी मोडालिटीज़ में सपोर्ट करके उसको बहुत कुछ सिखाया, उसकी एजुकेशन कराई। तो जब वो ऑलरेडी 15-16 साल की एज ग्रुप में आया, तब उसको शौक चढ़ा था, जैसे बॉलीवुड स्टार्स को बच्चे देखते हैं जो प्यूबर्टी के एज में होते हैं, और उसको लगा कि मैं भी जिम जाऊं और एक्सरसाइज करूं। तो अभी उसको मैं अकेला नहीं भेज सकती थी और उसको हमेशा मेरी ज़रूरत रहती थी, तो मैं उसके साथ जिम गई और वहाँ मैं देखा कि जो ट्रेनर्स हैं वो लोग लेडीज़ को उस टाइम पे, आज से 15 से 20 साल पहले, वो एंकरेज नहीं करते थे कि वेट ट्रेनिंग करें, और वो मुझे बहुत रोकते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसके बारे में पढ़ना है और बहुत कुछ जानना है। तो मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन पे कोर्सेज़ भी किए। मैंने तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया और बहुत सर्टिफिकेशंस किए। और फिर मैं उनको बोलती थी, मैं समझाती थी कि ऐसा नहीं है, ये आपकी मिसकंसेप्शन है, ये मिथ्स हैं और इसको क्लियर करना चाहिए। ऐसे करते करते फिर मैं ही थी और कोई वुमेन में ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया जहाँ मैं बहुत एक्सेल करती थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। तो एक एग्ज़ाम्पल चाहिए था सोसाइटी को उस टाइम पर, और फिर व्हाई नॉट। बट they allow you? हाँ, अलाउ करते थे। मैं परेशान करते थे, अपोज करते थे। हाँ, टू वर्कआउट अलाउ करते थे और अपोज वेट ट्रेनिंग के लिए अपोज करते थे। ये बोलते थे आप कार्डियोवास्कुलर करो, आप रनिंग करो, योगा करो, लेकिन वेट ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है।
और इतना भारी भारी वेट्स आपको क्या उठाना है, आपने WWE में जाना है, ऐसे मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं करती थी और उसके बाद फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया। बॉडी बिल्डिंग जो वुमेन के लिए होती है वो उस तरह से उस टाइम इंडिया में नहीं थी और फिर मैंने इसीलिए मुझे बाहर compete करना पड़ा। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉडी बिल्डिंग। तो शुरुआत में आपको फैमिली से, हस्बैंड से या और फैमिली मेंबर से सपोर्ट मिला, या उन्होंने कहा नहीं ये कहाँ ये सब कर रहे हो तुम, कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स? हाँ, पोजीशन तो बहुत मिलता था, ऐसी चीज़ क्योंकि ऐसे कभी किसी ने करी नहीं थी, तो सब लोग मेरे बारे में बहुत बातें बोलते थे और बोलते थे इसको क्या ज़रूरत है, अगर एक्सरसाइज करनी है तो घर का काम करो। पुराने ज़माने की औरतें घर का काम बहुत भारी भारी काम करती थी, खेतों में जाती थी, जो वाकई में सच भी है। तो तुमको ये सब जिम जाने की क्या ज़रूरत है, तो अपोजिशन बहुत मिलती थी। लेकिन ये है कि जब हम लोग चार बातें चुपचाप सह लेते हैं तो एक साइलेंटली अनस्पोकन वे में अपना एक हक भी बन जाता है कि जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसको करते रहें। तो एक ये है कि हमारे सोसाइटी में जो समाज में और लॉ में जो काफ़ी डिफरेंस है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लॉ जो है वो वुमेन को बहुत सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं इवन ज़रूरत से ज़्यादा करता है, लेकिन जो समाज है वो नहीं करता। तो जब एक औरत को अपने अंदर फेथ हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो समाज कुछ भी बोलता रहे, कम से कम कानून मतलब मुझे एक्चुअली ये लोग हर्ट नहीं कर सकते एक लिमिट के आगे। तो अपने आप को कभी पॉलिटिकली गलत नहीं करना चाहिए, कभी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए, कभी रूड नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बट मैं जानना चाहूँगा कि सबसे नज़दीक किसी भी लेडी का आपको मैरिड हस्बैंड होता है, आपको हस्बैंड से इनिशियली सपोर्ट मिला या उन्होंने भी मना किया कि ये सब रहने दो, क्या करोगे, ऐसा कुछ आपको क्या उनका रहा? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। वो मर्चेंट नेवी में है, वो शिप पे रहते हैं और उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था कि मैं करूं या ना करूं। लेकिन जो लोग अपोज करते थे तो बस हम लोग सुनते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ एक्टिव सपोर्ट भी नहीं था। आपके पेरेंट्स का फैमिली मेंबर्स, जो दूसरे फैमिली मेंबर? नहीं, मेरे पेरेंट्स की दोनों की डेथ हो गई थी और मेरे और कोई है नहीं ऐसा मुझे कहने वाला। मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार अब्रॉड हैं, मेरे कज़न हैं जो US में हैं, तो वो कज़न ब्रदर है मेरे। और तो सबसे पहले आपको मौका जो मिला वो कहाँ मिला आपको, अपने जो सही में एक्सपोजर जिसमें? सही में तो मैं नहीं नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर? मैं सीधा US ही गई थी compete करने सबसे पहले। और इंडिया में उस तरह से कॉम्पिटिशन्स नहीं होती थी उस टाइम पे, अभी शुरू हुई हैं, पिछले 4-5 साल से ही शुरू हुई हैं सही मायने में। तो उससे पहले इतना नहीं था। It is I think late maybe 10 years back or more than 10 years. हाँ, जब आप न्यूयॉर्क गए, it is about 2010 around that year। जी। तो उससे पहले वहाँ आप पहली बार कंपटीशन के लिए गई। यहाँ पे एक्चुअली किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि वुमेन को बॉडी बिल्डिंग कराने के लिए किस किस्म की डाइट, ट्रेनिंग और सपोर्ट चाहिए होता है। ये एक बहुत अपने आप में बहुत एडवांस साइंस है। बॉडी बिल्डिंग इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग सब्जेक्ट। उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, बहुत चीज़ें इसमें हैं। तो इसके लिए मैंने जो कोचेस हैं वो भी मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कोचेस US में हैं उनको कांटेक्ट करके बोला था कि आप मेरी हेल्प करो। और मैं एरिज़ोना और फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में खुद ट्रैवल करके और उनके साथ कई दिन रह के और मैंने सीखा है कि कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली और हर वे में किस तरह से हैंडल करना है, एक चीज़ जो ग्रूमिंग होती है स्टेज के लिए। तो शुरू में जब आप कंपटीशन में गए सक्सेस मिला या आप? नहीं, मैंने पहली बार से ही जीता था मैंने, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आई थी, मैं सेकंड आई थी और एक डिवीजन में मैं थर्ड भी आई थी। तो बट यू वाज ऑन मैं शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा गया हो जिसमें मुझे कोई पोजीशन ना मिली हो। अच्छा रीटा जी, एक बात मैं निजी तौर पर पूछना चाहूंगा। जिस दिन आप पहली बार स्टेज पर गए
कंपटीशन के लिए। नेचुरली जो एक लड़कियों की यूनिफॉर्म, लेडीज की यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस कोड होता है वो डिफरेंट है, और जो बॉडी बिल्डर्स का जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। बहुत से लोगों ने तो देखा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डे जब आप उस ड्रेस में आप आए, उस गेटअप में आप आए, तो आपको अंदर से कैसा एक्चुअली लगा? उसको कंपटीशन सूट बोलते हैं। हाँ, क्या महसूस हुआ? कंपटीशन सूट बोलते हैं। और क्योंकि मैं यूएस में कर रही थी, और यूएस में बॉडी को बहुत एक मतलब कि ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है फ्रॉम अ वेरी एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि एनाटॉमी और मस्कुलैरिटी किस हद तक डेवलप है, वो बहुत प्रोफेशनल उनकी अप्रोच होती है। और दूसरी बात ये, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने बॉडी को उस तरीके से डेवलप करने के लिए मेरा खुद का अंदर का पर्सपेक्टिव बदल गया था, तो सबसे पहले तो आदमी को अपने अंदर खुद उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड थी, और मुझे उस दिन एक बात का ये एहसास हुआ कि जब हम स्टेज पे जाते हैं कंपटीशन सूट पहनकर, तो उस टाइम हमारे रोम रोम में हमारी जो करी हुई तपस्या और साधना होती है वो झलकती है, और उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती उसको किसी और तरीके से देखने की, क्योंकि हमने एक एक छोटे से छोटे मसल को बहुत स्कल्प्ट करके, चिजल करके एक एक नक्काशी करी होती है। तो उसमें जो दर्द और सैक्रिफाइस होती है वो इतनी डीप होती है कि वो हम उसके बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए, और जब मैं जिस मोमेंट के लिए मैंने इतनी मेहनत और तपस्या करी थी, जब मैं स्टेज में गई थी, तो मैंने आंखें बंद करके थैंक यू गॉड कि मैं इस उम्र में आके और 20-20 साल की लड़कियों के साथ मैं compete कर पा रही हूँ और मेडल जीत पा रही हूँ। तो ये मेरा लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है। तो जब मैं पहली बार गई थी, वो मेरे लिए मेरे ज़िंदगी का सबसे पवित्र मोमेंट था। उसमें मैं थी और भगवान था, और जो भी थे वो उन्होंने तालियां बजाई, उनको ही मालूम होगा कि उनके मन में क्या था। बहुत 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 बढ़िया, बहुत। तो जब आपका वो वीडियो, जब आपकी वो फोटोज, आप जब इंडिया वापस आए और आपके वो जो जहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों ने देखा, सोसाइटी ने देखा, आपके नॉन पर्सन्स ने देखा, उनका क्या रिएक्शन था? किस टाइप जो का लोग रिएक्शन? बॉडी बिल्डिंग को प्यार करते हैं उस नेटवर्क में, तो मेरे बहुत लोगों ने मेरे को बहुत इज्जत दी। उस फील्ड में तो इज्जत मिली होगी, बट मैं बात कर रहा हूँ जो आपके नेबर्स थे, हाँ। जो आपके नॉन लोग थे, फैमिली के दूर दराज के रिश्तेदार थे, उनके रिएक्शंस जो थे वो टिपिकल इंडियंस वाले थे या हाँ, जो हमेशा ऐसा, ये तो एक उससे आपको समाज का प्रोत्साहन नियम है कि मिला जो या- हमें जानते हैं वो हमेशा अपोज करते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि जो जितने भी आदमी हैं उन्होंने मेरी कहीं ज़्यादा इज्जत करी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो जब मसल्स बनाने जाते हैं वो नहीं कर पाते, और एक औरत होके तुमने कैसे कर लिया, हमें अभी तक समझ नहीं आया। तो आदमियों ने मेरी बहुत इज्जत करी। जो लेडीज़ हैं, खासकर जो जानती हैं, वो उन लोगों को बहुत बुरा लगा था। वो ऐसा सोच रहे थे कि क्योंकि वो लोग ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं होती, तो वो बहुत उन्होंने अपोज किया कि मतलब खासकर जो बड़ी जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, बहुत अपोज किया। कभी ऐसा लगा डॉक्टर रीटा कि जैसे आप जिस एरिया में रह रही हैं वहाँ लोग कुछ ऐसा टॉन्टिंग करते हो, अरे ये तो वो है जो बॉडी बिल्डर है, ये तो, या कुछ ऐसा? चुपता कभी नहीं था, कोई बोलते ऐसी सब थे, लगता है कभी-कभी? बहुत बोलते थे, और मैं हंसती थी। और मैंने बहुत लोगों से टोटल कम्युनिकेशन बंद कर दिया, और मैं बहुत आइसोलेशन में चली गई। और उसी आइसोलेशन की वजह से मेरी मेहनत करने की जो क्षमता है वो दुगनी हो गई। तो मैंने उसके बाद बहुत पढ़ाई भी करी, और मैं वाकई में, मैं आप सही कह रहे हो, मैं एकदम आइसोलेशन में चली गई। लेकिन क्योंकि मुझे अंदर से पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो जब वो ऐसा बोलते थे तो मैं हंसती थी कि वो शायद समझ नहीं पाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज उन्हीं सब टॉन्ट्स की वजह से, उन्हीं सब शिकवे शिकायतों की वजह से अपनी ख्वाहिशों को दबा के हाँ, डिप्रेशन में उनको चली जाती हैं? एक्चुअली इसके लिए डिप्रेशन पूरी का फैमिली से शिकार और बन समाज जाती से हैं। बहुत लड़ना पड़ता है, और अपने अंदर एक बहुत हाई लेवल की मैच्योरिटी चाहिए, और स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होना चाहिए। वही इन सबको देख के अनदेखा कर सकता है। तो जो आदमी एकदम स्पिरिचुअल होता है, उसको आसपास के लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। That is called, I think, Yes. powerful mind. Powerful जी। mind इंस्पायरिंग तो होता ही है, वो एक तरह से आपको Absolutely. पर्पसफुल भी रहता है,
और उस पर्पस के पूरा होने पर वो अपनी सारी जो आपने जैसे बताया कि आपकी जो तपस्या थी, जो मेहनत थी, जब आपको सफलता मिली, चाहे भले ही फर्स्ट प्राइज ना मिला, सेकंड मिला, लेकिन आप सब भूल गए और आपको लगा कि दिस इज द गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो लेकिन क्या ये लेजेंड बनने की जर्नी में आपके बहुत सारे नॉन लेडीज ऐसी भी होंगी जो इस फील्ड में आई होंगी और वो नहीं कहीं पहुंच पाई, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई हों या उनको कहीं बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया हो? यंगर जनरेशन ने मुझे बहुत प्यार दिया है और वो उन्होंने मुझे बहुत फॉलो किया। बहुत सी लड़कियां हैं जो आके कहती है कि हमने आपको देख के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की सक्सेसफुल हो। तो जो स्टेज पर लड़की पहुंचती है, चाहे उसको मेडल आए या ना आए, वो बहुत अपनी बॉडी और फिटनेस लेवल को शी टेक्स इट टू एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। उसका बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि उसको लाइफ में बहुत काम आता है। सबसे बड़ी उसकी जो बेनिफिट होती है वो यही होती है। ट्रॉफी तो आपकी साइड में रखी रहेगी ड्राइंग रूम में, लेकिन जो उसको फिट रहने का एक जो लाइफस्टाइल है वो उसको पूरी ज़िंदगी तक काम आता है। लेकिन जब उनको मेडल्स नहीं मिलते और उस किस्म का रिकॉग्निशन सबको नहीं मिल पाता, तो वो ज़रूर डिप्रेस होती हैं, दुखी होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो इसमें तो बहुत सारी जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं और कैसे किसको एंकरेज करना है, उसमें तो एक बहुत सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट चाहिए। बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। रीटा जी, आप फोर्ब्स में लिस्टेड एज फोर्ब्स वुमेन्स डे 2020 में आप रही, तो आपने बताया कि आपका बहुत बढ़िया मोमेंट लाइफ का वो था जब आप पहली बार न्यूयॉर्क में स्टेज पर गई और आपको लोगों ने क्लैपिंग की, आपको प्रोत्साहन दिया और आपको फिर प्राइज भी मिला। कहीं कोई एक मोमेंट मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर रीटा का अब तक की लाइफ का जो सबसे पेनफुल रहा हो किसी भी वजह से, कोई प्रोफेशनल फील्ड में, पर्सनल फील्ड में, किसी भी उसमें, तो ऐसा ही कोई मोमेंट जो सबसे ज्यादा आपको पेन आज तक लगता हो? हाँ, सबसे बहुत क्लियरली मेरे माइंड में है। एक्चुअली मेरी मदर को स्किज़ोफ्रेनिया था और वो बहुत बीमार रहती थी। शी वॉज मेंटली सिक, उनको हेलुसिनेशंस होते थे और उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे और पूरा बचपन, मतलब मेरे पैदा होने से ही वो ऐसी थी। और मेरा एक सपना था कि क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बहुत हिल गई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जब अपनी फैमिली होगी, मैरिड लाइफ, उसमें मेरे बच्चे नॉर्मल होंगे और मेरे को एक नॉर्मल फैमिली मिलेगी। लेकिन मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पहले तो मेरे इन-लॉज़ के साथ रही, तो मेरा मन ऑलरेडी बहुत दुखी था। उसके बाद जब मेरा बेटा डायग्नोस हुआ कि उसको ऑटिज़म है और उस टाइम डॉक्टर्स ने बोला कि ये बोल भी नहीं पाएगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर तरफ से टोटल मतलब एक कुछ भी, वो मेरा लास्ट स्ट्रॉ था जीने के लिए। तो जब उसको डायग्नोसिस हुआ था तब मेरा बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था और वो एक टाइम पे मैं बहुत मतलब क्रैश हो गई थी। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे एनकरेज किया मेंटली कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लाइफ विच यू मस्ट वैल्यू, क्योंकि वो एयरफोर्स में एजुकेशन ऑफिसर थे। तो उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी कि चाहे वो नॉर्मल हो या ना हो, आजकल होशियार, इंटेलिजेंट, कनिंग, अमीर, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन अच्छा सोल नहीं है। तो आपको यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव गॉट अ लाइफ। फिर मैंने उसको बोलना सिखाया और उसको पढ़ाई कराई और बाद में आगे जाके उसने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन से करी। ये भी एक तपस्या, ये भी एक आप तपस्या जी। और यही एक रीजन है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग इतनी लेट लाइफ में शुरू करी, नहीं तो शायद मैं कहीं डॉक्टर या लेक्चरर कहीं और होती और ये वाली लाइफ मेरी नहीं होती। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा रीटा जी, कोई एक चीज जिसको आज तक इस मोमेंट भी डॉक्टर रीटा जो है मिस कर रही है, लगता है कि वो चीज होती तो शायद कुछ और लाइफ होती, कोई एक चीज ऐसी है आपके जीवन में जो कमी आपको खटकती है कि ये होना चाहिए था? मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि मेरा बेटा है और उसको अभी बहुत ज़रूरत है। हमारे कंट्री में बहुत ऐसे लॉज हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि फिज़िकली जो हैंडीकैप लोग हैं वो अपने लिए लाइफ में खुद सोच सकते हैं और उनके लिए सब कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन जो मेंटली हैंडीकैप पर्सन है
वो जब पेरेंट्स ना रहे और रिलेटिव्स सिर्फ रिलेटिव्स रह जाते हैं, तो आपको पता है रिलेटिव्स कैसे होते हैं, वो इंसान सेफ नहीं है। मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेंटल एडल्ट्स के लिए जो चैलेंज है, दैट इज यू आर मिसिंग, हाँ, यू आर वो मिसिंग चीज मैं लाइफ में चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मैं अपने बच्चे को सिक्योर करके जाऊँ, और वो चीज मैं लाइफ में अभी मिस करती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बातें की। और मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कोई एक मैसेज जो आप अपने महिलाओं के लिए, खास तौर से जो यंग गर्ल्स हैं, जो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आजकल डिस्को और ये सब नाइट पार्टीज इसमें हैं, और एक बड़ा एक अजीब सा मिथ भी है कि आफ्टर 40 और 45 अगर कोई लेडी कहती है मुझे वर्कआउट करना है या मुझे ये सब करना है, जिम करना, तो घर के ही लोग कहते हैं अरे अब तुम्हें क्या करना है, अब कौन सा शादी करनी है, अब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, नाउ यू टेक रेस्ट एंड खाओ पियो ऐश करो। तो मैं ऐसे माहौल में, जो हमारा जो भारतीय माहौल है, हालांकि बहुत कुछ उठ भी रहा है, लेकिन फिर भी अभी मानसिकताएं इतनी नहीं बदली हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रीटा जयरथ की तरफ से कोई एक मैसेज देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है, और आई होप कि ये जितना स्प्रेड हो सके उतना प्रोपोगेट हो। एक्चुअली फिटनेस जो है, सबसे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फिटनेस जो है वो एस्थेटिक्स के लिए है या ब्यूटी के लिए है। फिटनेस इसीलिए होती है कि हम अपने जो लाइफ है उसकी वैल्यू जाने, कि भगवान ने एक ज़िंदगी दी है और हमने इसको पूरी तरह से जीना है, जो हमें टैलेंट और पोटेंशियल दिए हैं इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। तो हमें लाइफ की हर स्टेज पर काम करने की मैक्सिमम अत्यधिक क्षमता होनी चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फिटनेस। तो फिटनेस इसलिए नहीं होती कि आप सुंदर दिखो, फिटनेस इसलिए, सुंदरता जो है वो एक सेकेंडरी चीज़ है जो एज अ बोनस हमें अपने आप मिलता है जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होता है और पवित्रता होती है, तो जो सुंदरता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। तो फिटनेस को हमें मेंटेन करना चाहिए, इसलिए ताकि हम अपनी फैमिली की और समाज की मरते दम तक सेवा कर सकें, और इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखें लास्ट तक। और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जो 80-90 इयर्स की एज में पॉलिटिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, जो काम करते रहते हैं, वो सबसे बड़ी। जी अच्छा, आप 50s में, हम तो सोच रहे थे आप अभी 35-40 पर होंगे। चलिए, तो अब आपसे जाते जाते मैं, अब आपका जो पैशन है, जो सब कुछ है, तो अपने जो हमारी महिलाएं बहनें देख रही हैं आपको इस शो में, मैं चाहूंगा कि उनको जरा अपने डोले शोले दिखा के बताएं कि मैं अभी 50s में आ रही हूँ, फिर भी आई एम डॉक्टर रीटा। जी, आई थिंक सभी लोग देख पा रहे हैं, सभी हमारी जो स्पेशली जो बहनें हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो देखें, हमारी महिलाएं देखें, देश की बच्चियां देखें कि किस तरीके से एक लेडी ने अपने बलबूते पर इतना सब कुछ, इतनी लंबी जर्नी की है, और सक्सेस अभी भी आप